Hello student, once again welcome you. After looking 3 videos, I hope कि आपने मेरे तीनों भी वीडियोस देखे रहेंगे. इन फर्स्ट वीडियो मैंने आपको 12th कॉमर्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का सिलेबस एक्सप्लेन किया कि आपको क्या क्या चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स का मीनिंग क्या है, उन चैप्टर्स के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है. नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको डिटेल में फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट एक्सप्लेन किया कि हमको कौन से अकाउंट बनाने होते हैं, उन अकाउंट्स में नॉर्मली क्या क्या पोस्टिंग्स होती हैं. देन थर्ड वीडियो जो लास्ट हमने देखा उसके अंदर क्या था, तो एडजस्टमेंट्स की जो भी ट्रायल बैलेंस के नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी रहती है उसको हमको कैसे प्रेजेंट करना है और कैसे कंसीडर करना है. नेक्स्ट आज स्टूडेंट्स हम अपना पहला और सिंपल एक बेसिक प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे, जो आपके मैंने टेक्स्ट बुक से लिया हुआ है. आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये हमको पहला प्रॉब्लम है जो क्या करना है, सॉल्व करना है. इस प्रॉब्लम के लिए कुछ नेसेसरी प्रिपरेशन, प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने हैं. एक बार आप अगर फॉर पर्टिकुलर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने का तरीका क्या है ये अगर आप समझ जाते हो तो आपका मैक्सिमम काम हो गया ऐसा समझ लो. सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, व्हाट प्लानिंग we are supposed to do and how we can draw the solution of that particular problem, we have to understand properly. So यहाँ पे without wasting the time हम पहला बेसिक प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं. स्क्रीन के ऊपर आपके सामने एक प्रॉब्लम है. पहले आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप समझो कि सिचुएशंस क्या है, कैसे हमको उसको रिकॉर्ड करना है, क्या तरीका है, एंड देन उसके बाद में आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम का प्रैक्टिस करना है. सो फर्स्ट प्रॉब्लम, see, from the following trial balance of Messrs. Ajay and Vijay, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2009 and balance sheet on that date. तो आपको स्टूडेंट्स एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है मेसर्स अजय एंड मेसर्स विजय का, मेसर्स अजय एंड विजय का, और आपको बोला है कि बनाओ, प्रिपेयर करो ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसका साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2009 को, और साथ में आपको क्या बनानी है, बैलेंस शीट. सो ये पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम लिया गया है आपके टेक्स्ट बुक्स में से है. यहाँ पे आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया है. सो हम पहले ट्रायल बैलेंस को पढ़ लेते हैं कि ट्रायल बैलेंस में क्या क्या है. तो ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको 3 कॉलम दिए स्टूडेंट. पहला है पर्टिकुलर, दूसरा डेबिट अमाउंट और तीसरा जो है क्रेडिट अमाउंट दिया हुआ है. पहले आपको दिया है कैपिटल. तो कैपिटल यहाँ पे 2 लोगों का दिया है, अजय का कैपिटल और विजय का कैपिटल. तो अजय का कैपिटल है 60,000 और विजय का कैपिटल है 35,000. देन आपको परचेज एंड सेल्स दिया है. देखो स्टूडेंट यहाँ पे पर्टिकुलर का एक ही कॉलम है और अमाउंट के 2 कॉलम है, एक डेबिट और क्रेडिट. ये कौन सा फॉर्मेट है आपको बता दूं, इसको हम जर्नल फॉर्मेट बोलते हैं. एक्चुअली ट्रायल बैलेंस 2 फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, एक टी फॉर्मेट और एक जर्नल फॉर्मेट. टी फॉर्मेट में कॉलम होते हैं पर्टिकुलर रुपीज, और जर्नल फॉर्मेट आपके सामने है. तो यहाँ पे जो ये पहला कॉलम है, आप बीच बीच में कर्सर के ऊपर, माउस के ऊपर ध्यान दो. मैं आपको हाईलाइट करके चीजें दिखा रहा हूँ क्योंकि हमको इसके सॉल्यूशंस में जब हम सम सॉल्व करने के लिए लेंगे तो इन चीजों को कंसीडर करना बहुत जरूरी है कि आपका ध्यान होना चाहिए कि मैं माउस को कहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ. सो ये परचेज एंड सेल्स, तो इसमें से ऑब्वियसली परचेज आपको पता है डेबिट होता है और सेल्स क्या है, क्रेडिट. तो ये डेबिट वाला जो अमाउंट है 46,700 ये किसका है, परचेज का है, और 85,000 किसका है, तो सेल्स का. सेम उसी के नीचे दिया सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर्स. देन कमीशन की भी 2 अमाउंट दिए, एक डेबिट और एक क्रेडिट. अभी रूल, कमीशन या तो इनकम हो सकता है या तो एक्सपेंसेस हो सकता है. तो यहाँ पे क्या रहेगा, डेबिट है तो डेबिट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस. तो डेबिट वाला अमाउंट क्या हो गया, एक्सपेंसेस, और एक क्रेडिट वाला अमाउंट क्या हो गया, इनकम. नेक्स्ट है उसी के ऊपर सर बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल. अगेन यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल 5,000 है और बिल्स पेएबल 6,000 है. उसके बाद में अगर आप नीचे की अमाउंट देखते हो तो ओपनिंग स्टॉक, वेजेस, इन्वेस्टमेंट, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, इंश्योरेंस दिया है, प्रॉब्लम आगे कंटिन्यू किया है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, कैश इन हैंड है,
कैरेज है, बैड डेब्ट्स है, प्रीपेड रेंट दिया हुआ है और सैलरीज दिया है, और एट द एंड आपको टोटल दिया हुआ है। दोनों साइड का जो टोटल क्या है, सेम है। ओके, आई होप आपको समझ में आया रहेगा। उसके अलावा आपको एडजस्टमेंट जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, कुछ एडजस्टमेंट दी है, जिसके अंदर पहला एडजस्टमेंट कहता है क्लोजिंग स्टॉक है आपके पास में 31,000 का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वेजेस 1400 और सैलरीज है 800। डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 10%। इंश्योरेंस है 500 इज पेड इन एडवांस, आपने इंश्योरेंस 500 रुपए एडवांस में पे किया है। देन प्रोवाइड फॉर फर्दर बैड डेब्ट्स ₹1,500, आपको एक नया बैड डेब्ट प्रोवाइड करना है फर्दर, मैंने फॉर्मेट में डिस्कस किया था। एंड देन कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, मतलब कमीशन ड्यू हो गया है लेकिन अभी तक मिला नहीं है। जब मिला नहीं है तो हम उसको क्या बोलते हैं, मिलने का बाकी है। तो एक टाइप का आपके लिए क्या हो गया, इनकम हो गया। ओके, सो स्टूडेंट हमने क्या किया, पहला स्टेप, पहले हमने पूरा प्रॉब्लम क्या कर लिया, रीड कर लिया। देन अभी इसके बाद में हम क्या करेंगे, पेंसिल लेंगे और पेंसिल से इस प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे, टिक करेंगे कि किस पर्टिकुलर अमाउंट का या किस ट्रांजैक्शन का पोस्टिंग कहाँ पे जाएगा। अभी मे बी मेरे पास में यहाँ पे कर्सर इतना फ्री हैंड नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि इनकी पोस्टिंग्स क्या हो। सो हमको पता है इसका पोस्टिंग उनको कहाँ पे करना है, तो इसके लिए हमको एक फॉर्मेट ड्रॉ करना है, जिस फॉर्मेट का नाम क्या है, तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बैलेंस शीट। सो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट ड्रॉ किया हुआ है जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। देखो स्टूडेंट्स, ये है मेरा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसके अंदर मैंने कॉलम बनाए हैं पर्टिकुलर रुपीज, फिर से पर्टिकुलर रुपीज। देन यहाँ पे सेकंड उसी के साइड में आपको दूसरे वाले पेज पे ड्रॉ करना है, आपके एक पेज के ऊपर इतना ही आएगा। सेकंड वाले पेज पे आपको बनाना है बैलेंस शीट, जिसके अगेन कॉलम है लाइबिलिटीज, रुपीज और एसेट्स एंड अगेन रुपीज और रुपीज। सो ये फॉर्मेट है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके सामने आप फॉर्मेट देख सकते हो। सो पहला स्टेप हमने पूरा प्रॉब्लम रीड किया, देन उसके बाद में हमको क्या करना है, फॉर्मेट ड्रॉ करना है। मैं फिर से फॉर्मेट के ऊपर एक बार आ जाता हूँ बाद में, पहले हमको क्वेश्चन रीड कर लेना है। नाउ तो आपके सामने क्वेश्चन है, हमने एक बार रीड किया, तो मैंने आपको पहला स्टेप बताया स्टूडेंट अभी तक कि आपको सबसे पहले पूरा प्रॉब्लम क्या कर लेना है, रीड कर लेना है। प्रॉब्लम रीड करने के बाद में आपको क्या करना है, पेंसिल लेना है और इस प्रॉब्लम को टिक करना है। हम अकाउंट में इसको टिक करना बोलते हैं। टिक करना मतलब क्या होता है कि ये जो ट्रायल बैलेंस के अंदर ट्रांजैक्शंस दिए गए हैं, इनकी पोस्टिंग्स कहाँ पे होगी। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, फटाफट टिक कर लेते हैं। टिक के लिए हम कुछ शॉर्टकट वर्ड्स यूज करने वाले हैं, जैसे अगर पोस्टिंग ट्रेडिंग अकाउंट में जा रहा है तो हम टी लिखेंगे, अगर पोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रहा है तो हम पी लिखेंगे, अगर पोस्टिंग लाइबिलिटी में जा रहा है तो हम लाइबिलिटीज का एल लिखेंगे, और अगर एसेट में जा रहा है तो हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आया। तो ये हम एक शॉर्टकट्स यूज करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। पहला दिया है कैपिटल अकाउंट। नो डाउट स्टूडेंट, कैपिटल कहाँ पे लिखेंगे हम, लाइबिलिटी में। तो यहाँ पे मैं इसको एल करके शो कर रहा हूँ, एल स्टैंड फॉर लाइबिलिटीज। तो कैपिटल अजय का भी है और विजय का भी है, कहाँ पे हम इसको प्रेजेंट करेंगे, लाइबिलिटी। नेक्स्ट वन है आपका स्टूडेंट परचेस एंड सेल्स। तो जो परचेज है और सेल्स है वो कहाँ पे रिकॉर्ड होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहाँ पे मैं दो अमाउंट है, इसलिए मैं इधर अमाउंट के सामने इसको रिकॉर्ड कर देता हूँ, इसको दिखाता हूँ टी, और इसको भी हम लिखेंगे टी। लेकिन स्टूडेंट आपको पता है फर्क क्या है दोनों में। ये जो है ये डेबिट है परचेस, तो हम ट्रेडिंग अकाउंट के कौन से साइड में लिखेंगे, इसको डेबिट साइड में लिखेंगे, और जो सेल्स है उसको हम कहाँ पे लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आया। तो इसको हम लिखेंगे टीडी और इसको हम लिखेंगे क्या, टीसी। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। पोस्टिंग थोड़ा बहुत मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इतना फ्री हैंड कर्सर नहीं चल रहा है, लेकिन आई होप समझने के लिए इतना ठीक है। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट्स सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो ये जो है 28,000 किसका अमाउंट है, डेटर्स। और आपको पता है डेटर्स कहाँ पे लिखते हैं, तो डेटर्स लिखते हैं हम एसेट्स में। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए,
और जो एक क्रेडिटर्स है इसको लिखते हैं लाइबिलिटी में, तो इसको मैं डिनोट कर देता हूं अगेन एल से। नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल। स्टूडेंट बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, मतलब बिल का पैसा आने का बाकी है। सो अगेन ये पैसा मिलने का बाकी है, तो हमारे लिए फिर से एक बार ये क्या हो गया, एसेट्स हो गया। ओके, और ये बिल्स पेएबल मतलब बिल का अमाउंट पे करने का बाकी है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया। तो इसके सामने भी मैंने लाइबिलिटी लिख दिया। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कमीशन। सो कमीशन क्या है आपके लिए, यहाँ पे मैंने जैसे बोला था आपको कि कमीशन डेबिट में है तो एक्सपेंसेस और क्रेडिट में है तो इनकम, क्योंकि कमीशन नो डाउट आपके लिए क्या है, खर्चा हो सकता है, इनकम हो सकता है। तो कैसे पहचानना है, तो कैसे पहचानना है, जिस कॉलम में उसका अमाउंट दिया, तो डेबिट, तो डेबिट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो आपके लिए क्या हो गया, एक्सपेंसेस। तो कहाँ पे लिखेंगे हम इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट इसको हम, कमीशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक छोटा सा पी, और प्रॉफिट एंड लॉस के कौन से साइड में लिखेंगे इसको, तो डेबिट साइड में लिखेंगे, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। और इसको हम लिखेंगे कहाँ पे, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। तो पी और सी, तो ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। नेक्स्ट वन स्टूडेंट है हमारे पास में ओपनिंग स्टॉक। नो डाउट ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं हम, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। तो ये सिंपल है, हम टीडी लिख देंगे यहाँ पे। देन वेजेस भी कहाँ पे जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। क्यों ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में, क्योंकि वेजेस किसको देखते हैं, फैक्ट्री के एम्प्लॉय को। और मैंने इसके रिगार्डिंग क्या रूल कहा था, जो भी खर्चे फैक्ट्री से रिलेटेड है या फैक्ट्री में पे होते हैं तो कहाँ पे चले जाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट में। नेक्स्ट वन स्टूडेंट इन्वेस्टमेंट। आपको पता है इन्वेस्टमेंट मतलब हमने कहीं पे पैसा चैनलाइज किया हुआ है, तो ये आपके लिए क्या हो गया है, एसेट है, क्योंकि आपको इनकम कमा के देने वाला है। तो इसके सामने हमने लिख दिया ए, एसेट। देन पोस्टेज एंड टेलीग्राम डिस्कस किया था हमने। पोस्टेज एंड टेलीग्राम किसका खर्चा है, ऑफिस का खर्चा है। तो नो डाउट इसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए हम क्या लिख देते हैं, पी लिख देते हैं। ओके, नेक्स्ट वन है स्टूडेंट इंश्योरेंस। अगेन इंश्योरेंस हमारे लिए खर्चा है, तो कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। देन आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आई होप आपको पोस्टिंग और उसका टिक समझ में आ रहा है। अगर आपको ये क्यों कहाँ पे ये जा रहा है अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो अगेन एंड अगेन मेरा रिक्वेस्ट है आपको कि आप प्रीवियस 2 वीडियो देखो, जिसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि ये आइटम्स वहां पे क्यों जाता है, इसका मीनिंग क्या है, इसको एसेट क्यों बोलते हैं या इसको लाइबिलिटी क्यों बोलते हैं, क्यों खर्चा है या क्यों इनकम है। नेक्स्ट वन प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी क्या होता है, एसेट्स। तो इसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, एसेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन है आपका फर्नीचर। अगेन फर्नीचर भी आपके लिए क्या हो गया, एसेट्स हो गया। देन कैश इन हैंड। कैश इन हैंड भी आपके लिए क्या है, एसेट है, तो इसको भी मैं लिख देता हूं एसेट्स। नेक्स्ट वन कैरेज। क्या बोला था स्टूडेंट कैरेज के लिए, कैरेज 2 टाइप का होता है, कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड, जब वो आपको वर्ड्स कुछ भी नहीं दिया उसके सामने, तो आपको उसको क्या मानना है, वो कैरेज इनवर्ड है। और कैरेज इनवर्ड कहाँ पे रिकॉर्ड होता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में। तो इसलिए हम इसके सामने क्या लिख देंगे, टी लिख देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स कहाँ पे है, बैड डेब्ट्स मतलब पैसा क्या हो गया, डूब गया। तो कहाँ पे लिखेंगे हम इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसके सामने मैं डिनोट कर देता हूँ पी। देन आगे चलते हम दिया है प्रीपेड रेंट। वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के अंदर ही आपको प्रीपेड रेंट दिया हुआ है। प्रीपेड मतलब आपने पहले ही पे कर दिया है, तो आपको इसका बेनिफिट आगे चल के होने वाला है। तो कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे हम इसको, एसेट में, उसका एक ही इफेक्ट होगा। और लास्ट वन है सैलरी। सैलरी तो ऑफिस के एम्प्लॉय को दिया जाता है, तो उसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पे मैंने डिनोट कर दिया पी। इस तरीके से सारे प्रॉब्लम्स को टिक हो गए स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद में हम देखेंगे एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट को पढ़ेंगे और उसका भी टिक करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं एडजस्टमेंट क्या कहता है। पहला एडजस्टमेंट है द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹31,000।
मैंने आपको एडजस्टमेंट में एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट, क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट होते हैं। सबसे पहली बात तो हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस में किसी एडजस्टमेंट के दो से ज्यादा भी इफेक्ट हो सकते हैं। फिलहाल क्लोजिंग स्टॉक इसके दो इफेक्ट होंगे, कहाँ पे, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे, और दूसरा ये हमारे लिए क्या है, एसेट है, तो इसको हम कहाँ पे लिखेंगे, एसेट साइड में। तो पहला इफेक्ट इसका जाने वाला है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो हम इसको टी बना देते हैं, और दूसरा इफेक्ट जाने वाला है इसका एसेट साइड में, तो हम यहाँ पे एक एसेट के लिए ए ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट वन है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेयर वेजेस 1400 और सैलरीज 800। देखो स्टूडेंट, हमने कहीं पे ऊपर पढ़ा था वेजेस एंड सैलरी, तो यहाँ पे है देखो वेजेस, तो वेजेस को हमको टिक करना है। अभी इसको हम एडजस्टमेंट का नंबर दे देते हैं, और वो नंबर है 2। तो उसका क्या करना है, जब हम पोस्टिंग करेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा वेजेस। देन उसके अलावा सैलरीज बोला है, तो सैलरीज को भी हम नंबर दे देते हैं 2। ये हम नंबर क्यों दे रहे हैं, हम सिंपली टिक भी कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट जब हम नंबर लिखते हैं तो जब भी हम पोस्टिंग स्टार्ट करेंगे तो हम डायरेक्टली देखेंगे कि वो कौन सा एडजस्टमेंट है, तो हमको सारे एडजस्टमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली हम उस एडजस्टमेंट को देखेंगे। नेक्स्ट वन है डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी 10%, तो यहाँ पे है प्लांट एंड मशीनरी और एडजस्टमेंट नंबर 3rd है, तो इसके सामने मैं लिख देता हूँ ये कितना है, एडजस्टमेंट नंबर 3rd। देन इंश्योरेंस एट पेड ₹500 इज पेड इन एडवांस, तो इंश्योरेंस देखो यहाँ पे है, तो हम इंश्योरेंस को मार्क कर देते थे एडजस्टमेंट नंबर 4। देन उसके बाद में एडजस्टमेंट नंबर 5 है प्रोवाइड फॉर फर्दर बैड डेब्ट्स। अभी बैड डेब्ट्स बोला तो मतलब पैसा क्या हो गया, डूब गया, और डुबाने का काम कौन करता है स्टूडेंट्स, डेटर्स, तो हम इसका मार्क कर देते हैं किसको, डेटर्स को। अभी इसमें से डेटर कौन सा है, देखो स्टूडेंट, एक 28,000 एसेट में हमको लिखना था, ये डेटर्स था, और ये 25,000 क्या था, लाइबिलिटी था, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, डेटर्स हो गया। ओके, सो इस डेटर्स को हम मार्क कर देते हैं एडजस्टमेंट नंबर। सो ये जो डेटर था हमारा, क्या था, ये डेटर हमारे लिए एसेट था, तो इसके लिए मैंने इसको ए से प्रेजेंट किया था स्टूडेंट। ओके, और ये एडजस्टमेंट डेटर्स के ऊपर है, तो हम डेटर्स को मार्क कर देते हैं। एडजस्टमेंट नंबर क्या था आपका डेटर्स का, 5, तो यहाँ पे मैं इसके सामने लिख देता हूँ 5। ओके, देन और एक एडजस्टमेंट बाकी है स्टूडेंट्स, हम देखते हैं एडजस्टमेंट नंबर 6 क्या कहता है, कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। तो यहाँ पे कमीशन के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, ये देखो कमीशन, लेकिन अगेन कमीशन का 2 अमाउंट है, एक एक्सपेंसेस वाला है और एक इनकम वाला है। तो ये जो एडजस्टमेंट है किसके ऊपर है स्टूडेंट, ये इनकम के ऊपर है, क्योंकि देखो स्टूडेंट वर्ड्स क्या यूज हुआ है, कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, मतलब मिलने का बाकी है, तो ये एडजस्टमेंट किसके ऊपर है, इनकम वाले कमीशन के ऊपर है, तो इसलिए हम इसके सामने एडजस्टमेंट नंबर लिख देंगे 6। सो कमीशन के सामने हम लिख देते हैं एडजस्टमेंट नंबर 6। ओके, आई होप आपको समझ में आया रहेगा। सो स्टेप नंबर 2 हमने क्या किया, पहला स्टेप हमने प्रॉब्लम को रीड किया, स्टेप नंबर 2 हमने पूरे प्रॉब्लम को टिक कर लिया। टिक करना मतलब क्या, कि किस आइटम की पोस्टिंग कहाँ पे होगी, ये आपको पहले से ही पेंसिल से टिक कर देना है, ताकि जब आप उसका प्रॉब्लम आई थिंक होप आपको समझ, रिपीट कर दूं स्टेप्स। पहला हमने प्रॉब्लम को टिक किया, पेंसिल से एडजस्ट किया कि किसका रेटिंग नंबर इम्पोर्टेंट। स्टेप नंबर 3, तो अभी स्टेप नंबर 3 के अंदर हमको क्या करना है, सबसे पहले फिर हमको कुछ अकाउंट ड्रॉ करना है, कि आप देख सकते हो। तो अभी आपको क्वेश्चन अराइज होता है कितने लाइन का ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ करना है। सिंपल है स्टूडेंट्स, आपको ट्रेड है और दूसरे पेज पे आपको बनाना है, देख सकते हो क्या क्या कॉलम है, पर्टिकुलर, रुपीज, रुपीज, अगेन पर्टिकुलर, रुपीज, रुपीज। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको कौन से कॉलम ड्रॉ करने हैं।
आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस हम एक ही पेज पे बनाते हैं। हम एज्यूम कर लेंगे कि यहाँ से आगे जो है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा। इसलिए हम उसको जो प्रॉफिट एंड लॉस का पोस्टिंग है वो यहाँ से आगे वाले एरियाज में क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। और साइड बाय साइड हम बैलेंस शीट का पोस्टिंग भी करेंगे। सजेशन ये रहेगा स्टूडेंट, जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और दो पेज पे जब ये ड्रॉ कर रहे हो तो दोनों बुक के पैरेलल पेज यूज करो, तो आपके लिए रिकॉर्डिंग करना इजी हो जाएगा, नहीं तो आपको पेज बार बार टर्न करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो आप समझ में आया रहेगा। तो पोस्टिंग के लिए आपके सामने अभी होना चाहिए क्वेश्चन जिसके ऊपर हमने टिक किया है, एंड देन साथ में हमारा आंसर बुक जहां पे हमने ये प्रॉब्लम ड्रॉ किया है, इसका सॉल्यूशन हमने ड्रॉ किया है। पहला आइटम है हमारा कैपिटल, और किसका है, अजय और विजय का। इसको कैसे रिकॉर्ड करना है, तो कैपिटल हम रिकॉर्ड करेंगे कहाँ पे, लायबिलिटी में। ओके, सो लायबिलिटी साइड में हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे क्या, कैपिटल। सो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ स्टूडेंट कैपिटल। ओके, सो कैपिटल टाइप करने के बाद में कैपिटल के अंदर दो लोगों का आपको कैपिटल दिया है। तो पहला जो है पर्सन का नाम क्या दिया है, पहले पर्सन का नाम, उसका नाम है अजय। तो हम पहले किसका नाम कैपिटल लिखेंगे, अजय का कैपिटल लिख देंगे। और उसी के 3-4 लाइन छोड़ देना है स्टूडेंट आपको, और उसके बाद में लिखना है किसका कैपिटल, तो विजय का कैपिटल। सो विजय का कैपिटल भी कितना है उसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पे। ओके, अमाउंट हम लिखेंगे स्टूडेंट्स कौन से कॉलम में, इनर कॉलम में। तो कितना अमाउंट था यहाँ पे हम देख लेते हैं, अजय का है 60,000, और अजय के सामने हम लिख देते हैं 60,000। और विजय के सामने हम लिख देते हैं कितना, 35,000, जो विजय का अमाउंट दिया हुआ है आपको। ओके, सो ये अजय और विजय का हमने कैपिटल लिख दिया। कौन से कॉलम में लिखा स्टूडेंट, हमने ये इनर कॉलम में लिखा। रीजन क्यों, सबसे लास्ट में हमको कैपिटल अकाउंट क्लोज करना होता है, तो जो भी एडजस्टमेंट रहेगी इसके अंदर हम एडजस्टमेंट करेंगे और उसके बाद में इसको लेके जाएंगे कौन से कॉलम में, आउटर कॉलम में। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन दिया है आपको क्या, परचेज एंड सेल्स। और परचेज और सेल्स के ऊपर देखो आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं है। परचेज का अमाउंट है 46,700 और सेल्स का है 85,000। तो चलो परचेज और सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं। परचेज कहाँ पे रिकॉर्ड होता है स्टूडेंट, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। और आपको पता है जब भी हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं, पोस्टिंग करते हैं उसके अंदर, तो कौन से वर्ड से स्टार्ट होता है डेबिट साइड, 2 वर्ड से। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 परचेसेस, और परचेस का अमाउंट लिखेंगे हम यहाँ पे स्टूडेंट्स, परचेज है 46,700 और यहाँ पे सेल्स लिख दिया है 85,000 जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट दिया है सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, और यहाँ पे डेटर्स को मार्क किया है एडजस्टमेंट नंबर 5, मतलब डेटर्स के ऊपर एक एडजस्टमेंट है। तो पहले अब है अमाउंट रिकॉर्ड कर लेते हैं। सन्ड्री डेटर्स आपको दिया है, देखो यहाँ पे 28,000, लेकिन मैंने कौन से कॉलम में लिखा है, तो इनर कॉलम में। क्यों इनर कॉलम में, क्योंकि इसके ऊपर क्या दिया हुआ है हमको, एडजस्टमेंट दिया हुआ है।
और दूसरा दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स जो लाइबिलिटी में लिखना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 25,000 और इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए स्टूडेंट डायरेक्टली कौन से कॉलम में लिखा, आउटर कॉलम में। देन अभी सन्ड्री डेटर्स हमने इनर कॉलम में लिखा क्योंकि उसके ऊपर क्या था, एडजस्टमेंट। तो चलो एक बार देख लेते हैं वो एडजस्टमेंट क्या है। वो एडजस्टमेंट नंबर था 5, सो हम डायरेक्टली देखते हैं एडजस्टमेंट नंबर 5, प्रोवाइड फॉर फर्दर बैड डेट्स रुपीज 1,500। मैंने आपको एडजस्टमेंट में एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट्स कि जब भी अगर बैड डेट्स बोला है एडजस्टमेंट के अंदर तो कौन सा बैड डेट्स होता है, न्यू बैड डेट्स। और न्यू बैड डेट्स मतलब क्या होता है कि पैसा है वो हमारा डेटर में से उतना अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे उतने अमाउंट को डेटर में से क्या कर देंगे, माइनस। सो यहाँ पे मैंने लिखा है लेस फर्दर बैड डेट्स 1,500। अभी ये 1,500 को लेस करने के बाद में आप देखो स्टूडेंट्स कितना अमाउंट बचेगा आपके पास में, 26,500। तो ये 26,000 हमको कौन से कॉलम में लिखना है, इनर या आउटर। अगर डेटर्स के ऊपर और भी कोई एडजस्टमेंट है तो हम उसको लिखेंगे इनर कॉलम में, लेकिन अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो हम उसको कहाँ पे लिखेंगे, आउटर कॉलम में। सो डेटर्स के ऊपर एक ही एडजस्टमेंट था, एडजस्टमेंट नंबर 5, इसलिए वो जो हमने पोस्टिंग उसका कर लिया डेटर्स के ऊपर, तो नाउ हम उसको रिकॉर्ड करेंगे कहाँ पे, डायरेक्टली आउटर कॉलम में। तो कितना अमाउंट बताया था मैंने, माइनस करने के बाद में 26,500। तो हम आउटर कॉलम में लिख देते हैं कितना, 26,500। अभी इतना लिखने के बाद में हमको स्टूडेंट नेक्स्ट देखना है क्या दिया है हमको। हेलो सर एडजस्टमेंट के तो 2 इफेक्ट होते हैं, तो फिर इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे गया, तो इमीडिएटली हम देखेंगे इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट मैंने ये मार्जिन किया हुआ है, हाईलाइट किया है, यहाँ से आगे मैं एज्यूम करूंगा मेरा ये क्या है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में जब भी बैड डेट्स या आरडीडी नाम का कुछ कंसेप्ट आता है स्टूडेंट, तो आपको पूरा इस तरीके से फॉर्मेट लिखना है। ये फॉर्मेट क्या है, इस फॉर्मेट के अंदर हम डिटेल में आरडीडी या आरडीडी से रिलेटेड या बैड डेट से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो लिखते हैं। तो फॉर्मेट की हेडिंग है 2RBDD, मतलब रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, जिसके अंदर पहले हम लिखते हैं बैड डेट। ये जो बैड डेट है इसको हम ओल्ड बैड डेट्स बोलते हैं, और मैंने आपको एडजस्टमेंट में एक्सप्लेन किया था ओल्ड बैड डेट्स हमेशा आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर मिलेगा। देन ऐड फर्दर बैड डेट्स, और फर्दर बैड डेट्स यानी क्या, न्यू बैड डेट। न्यू बैड डेट्स हमेशा कहाँ पे मिलेगा, एडजस्टमेंट में, जिसे हमने इधर एडजस्टमेंट में इसको मार्क किया 1,500। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1,500। तो हमारा न्यू बैड डेट्स कितना है, 1,500। उसके बाद में आपको दिया है न्यू आरडीडी। फिलहाल क्वेश्चन में न्यू आरडीडी नहीं दिया है, आगे देखते हैं हम। और एक लाइन छोड़ के मैंने लिखा है ओल्ड आरडीडी। तो ओल्ड आरडीडी में हम देखते हैं आगे प्रॉब्लम में दिया है क्या। फिलहाल जितना इंस्ट्रक्शन था या जहां तक हम पहुंचे थे वहां तक मैंने रिकॉर्डिंग किया स्टूडेंट्स। डेटर के ऊपर एडजस्टमेंट था 1,500 फर्दर बैड डेट्स, उसको डेटर में से लेस किया, और सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हमने उसको बैड डेट्स के अंदर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। नेक्स्ट वन आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट वन बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। तो बिल्स रिसीवेबल कहाँ पे जाता है, एसेट में, और बिल्स पेएबल कहाँ पे जाता है। सो यहाँ पे जो ये बिल्स रिसीवेबल है इसको हम कहाँ पे लिखेंगे, एसेट साइड में, और बिल्स पेएबल को कहाँ पे लिखेंगे, लायबिलिटी है। बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल को मैं लिख देता हूं जस्ट डेटर के नीचे। और बिल्स रिसीवेबल के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए इसका अमाउंट हम डायरेक्ट कॉलम में, इसका अमाउंट था स्टूडेंट कितना, 5,000। सो हम डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेंगे कितना, 5,000। आई होप आपको पोस्टिंग समझ में आ रही है।
एंड देन इस साइड में हम लिख देंगे क्या, बिल्स पेएबल। सो बिल्स पेएबल कितना है 6000। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिल्स पेएबल, और बिल्स पेएबल के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली उसका अमाउंट भी कौन से कॉलम में चला जाएगा, आउटर कॉलम में, जो यहाँ पे कितना दिया हुआ है तो 6000। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6000। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन क्या दिया है आपको, कमीशन। सो कमीशन में भी दो अमाउंट है, एक 4600 और 1800, और इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। लेकिन ये कौन से वाले अमाउंट के ऊपर एडजस्टमेंट था स्टूडेंट, मैंने बताया था, देख लेते हैं हम एक बार। एडजस्टमेंट नंबर 6, कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। मतलब ये क्या था कि कमीशन ड्यू हो गया लेकिन अभी तक हमको मिला नहीं है, रिसीव होने का बाकी है। सो यहाँ पे हम उसको रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, क्योंकि वो हमारे लिए क्या है, इनकम है, और ये डेबिट वाला क्या है, एक्सपेंसेस, और इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए इसका पोस्टिंग डायरेक्टली हम आउटर कॉलम में कर लेते हैं। कमीशन पेड और कमीशन रिसीव्ड। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने कमीशन 4600 डेबिट साइड में, कमीशन 1800 क्रेडिट साइड में। लेकिन क्रेडिट वाला मैंने कौन से कॉलम में लिखा, इनर कॉलम में। रीजन क्यों इनर कॉलम में, क्योंकि इसके ऊपर क्या था, एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट क्या था कि कुछ कमीशन ड्यू हो गया है लेकिन अभी तक हमको मिला नहीं है। मिला नहीं है मतलब स्टूडेंट ये मिलने का बाकी है, कभी ना कभी हमको मिलेगा। ये हमारे लिए क्या हो गया, इनकम, इसलिए हम इस इनकम के अंदर उसको क्या कर देंगे, ऐड। सो यहाँ पे ऐड कमीशन ड्यू। सो कितना कमीशन ड्यू था स्टूडेंट वहां पे एडजस्टमेंट में, 1200। सो इस 1200 को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं 1200। सो हमको 1800 प्लस 1200 टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 3000, जो हम लिख देंगे कौन से कॉलम में, आउटर कॉलम में। अभी ये जो कमीशन ड्यू है, जो मिला नहीं, मतलब क्या है, मिलने का बाकी है, और ये मिलने का बाकी है, इसलिए हम इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे देंगे, एसेट साइड में, क्योंकि हमारे लिए क्या है, इनकम है, इसलिए हम इसका सेकेंड इफेक्ट कहां पे देंगे, एसेट साइड में। तो एसेट साइड में हम क्या लिखेंगे, कमीशन रिसीवेबल। सो कमीशन रिसीवेबल कितना था बाकी, 1200। ओके, यहाँ पे एक जीरो ज्यादा हो गया स्टूडेंट, मैं इसको कम कर देता हूं। सो नेक्स्ट है स्टूडेंट, क्या है हमारा, कहां तक हो गया था,
सो हमने रिकॉर्ड कर दिया कमीशन, देन उसके बाद में देखो ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक हम कहाँ पे लिखते हैं? सिंपल ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूं टू ओपनिंग स्टॉक। सो ओपनिंग स्टॉक, इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है स्टूडेंट, तो इसलिए डायरेक्टली हम इसको कहाँ पे लिखेंगे? आउटर कॉलम, और अमाउंट है इसका 18,000। सो यहां पे हम लिख देंगे कितना? 18,000। नेक्स्ट वन दिया है स्टूडेंट्स के बाद में हमको वेजेस। तो वेजेस भी कहां पे लिखते हैं हम? ट्रेडिंग अकाउंट में। सो यहां पे मैं लिख देता हूं टू वेजेस, और वेजेस के ऊपर अगर याद होगा आपको तो एडजस्टमेंट है, इसलिए हम इसका अमाउंट लिखेंगे कौन से कॉलम में? इनर कॉलम में। सो कितना था वेजेस का अमाउंट? वेजेस है 9,900, तो ये 9,900 हम लिख देंगे इनर कॉलम में, और देखते हैं इसके ऊपर एडजस्टमेंट क्या है। ओके, सो इसके ऊपर एडजस्टमेंट कहता है एडजस्टमेंट नंबर 2, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेयर वेजेस ₹1,400। तो स्टूडेंट 1,400 जो वेजेस है वो आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब होता है? जो देने का बाकी है। तो देने का बाकी है, और ये हमारे लिए एक टाइप का क्या हो गया? कर्जा हो गया, देने का बाकी है। तो इसलिए हम इसके अंदर वेजेस के अंदर इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे, क्योंकि एक टाइप का हमारे लिए खर्चा है, तो हम इसको वेजेस में क्या कर रहे हैं? ऐड। और क्या नाम था इसका? आउटस्टैंडिंग वेजेस। सो ये आउटस्टैंडिंग था 1,400, तो ये 1,400 जब हम ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 11,300। इस आउटस्टैंडिंग वेजेस का हम इमीडिएटली सेकंड इफेक्ट दे देते हैं स्टूडेंट। आउटस्टैंडिंग मैंने बताया देने का बाकी है, इसलिए हमारे लिए क्या हो गया? लायबिलिटी हो गया, इसलिए हम इसको रिकॉर्ड करेंगे लायबिलिटी साइड में। क्या नाम से? आउटस्टैंडिंग वेजेस, और कितना अमाउंट लिखेंगे? जितना देने का बाकी है स्टूडेंट उतना लिखना है, ना कि जो टोटल मिला है। सो कितना देने का बाकी है? 1,400, और इसको आपको लिखना है डायरेक्टली सेकेंड को आउटर कॉलम में। रीजन, आपने एक जगह पे इसको ऐड कर दिया, और सेकेंड आपको इसका लायबिलिटी में कुछ रिलेवेंस नहीं इससे रिलेटेड, इसलिए इसको लायबिलिटी में डायरेक्टली कौन से कॉलम में लिखोगे? आउटर कॉलम में। नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइटम दिया हुआ है आपको क्या? इन्वेस्टमेंट। कहां पे लिखना है इन्वेस्टमेंट? एसेट साइड में 13,500। तो इन्वेस्टमेंट में यहां पे लिख देता हूं एसेट में, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए डायरेक्टली आउटर में 13,500। नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट के बाद में आपको दिया पोस्टेज एंड टेलीग्राम 3,600। कहां पे लिखना है उसको? प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में हम लिख देते हैं टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम। एक बार देख लेता हूं मैं कितना अमाउंट था? 3,600। सो यहाँ पे हम लिख देंगे 3,600। पोस्टेज एंड टेलीग्राम के बाद में आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। सो आफ्टर पोस्टेज एंड टेलीग्राम, नाउ नेक्स्ट वन इज इंश्योरेंस। एंड सी ऑन इंश्योरेंस देयर इज एन एडजस्टमेंट नंबर 4। तो एडजस्टमेंट नंबर 4 क्या कहता है? इंश्योरेंस एट ₹500 इज पेड इन एडवांस। मीन्स आपने 500 इंश्योरेंस जो है वो एडवांस में क्या किया है? पे किया है। और जब इंश्योरेंस हम एडवांस में पे करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? प्रीपेड इंश्योरेंस, क्योंकि आपने पहले ही क्या कर दिया है? पे कर दिया है। तो चलो इंश्योरेंस मैंने लिखा हुआ है डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, ये देखो स्टूडेंट्स मैंने हाईलाइट किया हुआ है। सो यहाँ पे जो ये इंश्योरेंस है, यहाँ पे मैं इसको ले रहा हूं कि इंश्योरेंस 1,200 कौन से कॉलम में लिखा मैंने इसको? इनर कॉलम में। देन उसके बाद में इसके ऊपर एडजस्टमेंट था प्रीपेड इंश्योरेंस, जो आपने पहले ही पे कर दिया है, जो अगले साल का है, वो इस साल का नहीं है। इसलिए इस साल का अगर ये खर्चा नहीं है तो इसलिए हम इसको इस साल में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वो 500 रुपीज इसमें से क्या कर देंगे स्टूडेंट्स? लेस।
तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमेशा याद रखना क्या होता है, लेस हो जाता है। तो 500 हम इसमें से लेस करेंगे और इस प्रीपेड इंश्योरेंस का देखो यहाँ पे हमको सेकंड इफेक्ट देना है, कहाँ पे, तो एसेट साइड में। क्यों एसेट साइड में? क्योंकि ये प्रीपेड है, अपने अगले साल के लिए अभी ही पे कर दिया है, तो इसका बेनिफिट हमको नेक्स्ट ईयर में होने वाला है। तो फिलहाल के लिए हमारे लिए ये क्या है, एसेट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन क्या दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी, और प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर भी एडजस्टमेंट नंबर थर्ड है। तो प्लांट एंड मशीनरी एडजस्टमेंट नंबर थर्ड कहता है डेप्रीशिएशन एट द रेट 10% आपको चार्ज करना है। मैंने आपको डेप्रीशिएशन का मीनिंग बताया हुआ है। डेप्रीशिएशन मतलब क्या है कि एसेट को यूज करने से उसकी जो वैल्यू कम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रीशिएशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने लिख दिया है प्लांट एंड मशीनरी 40,700, और ये 40,700 में से हमको डेप्रीशिएशन क्या करना है, लेस करना है। कितना डेप्रीशिएशन लेस करना है, तो 10%। किसका 10%? तो जो उसके वैल्यू दी हुई है, कितनी वैल्यू है, 40,700। इसका 10% निकालोगे स्टूडेंट तो कितना आ जाएगा, 4070, जस्ट 10 माइनस 10 कैंसिल हो जाएगा। इसको लेस करेंगे तो हमको अमाउंट मिलेगा 36,630। देन ये जो डेप्रीशिएशन हमने लेस किया है इसका सेकंड इफेक्ट हम कहाँ पे देंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्यों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? क्योंकि हमारे एसेट की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, यानी कि इतने से हमारा क्या हो गया, नुकसान हो गया है, और लॉस हुआ है तो हम कहाँ पे लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन आइटम आपको दिया हुआ है फर्नीचर कैश इन हैंड, और फर्नीचर और कैश इन हैंड दोनों भी क्या है स्टूडेंट्स, एसेट्स। सो हम डायरेक्टली इसको एसेट साइड में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। सो हम इसका भी सिलेक्शन में निकाल देता हूँ। तो फर्नीचर एंड कैश इन हैंड, इनके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है इस वाले प्रॉब्लम में, इसलिए डायरेक्टली हमने इसको आउटर कॉलम में लिख दिया 18,000 और 2,500। आगे नेक्स्ट आइटम आपको दिया हुआ है कैरेज, और ये कौन सा कैरेज है, तो इसको एक्सप्लेन किया था मैंने, कैरेज इनवर्ड है। क्योंकि जब मेंशन नहीं किया गया है कि कैरेज आउटवर्ड है या इनवर्ड है, तो हमको उसको मानना है कि वो क्या है, कैरेज इनवर्ड। और कैरेज इनवर्ड हम कहाँ पे लिखते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। सो यहाँ पे देखो हमने इसको लिखा है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में कैरेज इनवर्ड या सिर्फ कैरेज। सो यहाँ पे हमने कैरेज लिख दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन हमको दिया हुआ है स्टूडेंट बैड डेब्ट्स। देखो बैड डेब्ट्स हमने पहले ही लिख दिया है फॉर्मेट में, सिर्फ उसका अमाउंट लिखना बाकी है, और कितना अमाउंट है उसका 400। सो हम देखते हैं बैड डेब्ट्स को। सो ये देखो यहाँ पे हमने फॉर्मेट लिखा था आरबीडीडी, जिसके अंदर बैड डेब्ट्स, और कितना बैड डेब्ट्स है, तो 400। ये कहाँ से आया 400 स्टूडेंट, जस्ट अभी हमने देखा। फिर इसके अंदर हमने ऐड किया फर्दर बैड डेब्ट्स। ये फर्दर बैड डेब्ट्स आपको पता है हमने स्टार्टिंग में ही सॉल्व किया था, जो किसके ऊपर दिया था आपको, डेटर्स के ऊपर। देखो यहाँ पे डेटर्स में से हमने 1500 लेस किया था, जो कि कहाँ पे दिया था, एडजस्टमेंट में। तो ये 1500 हमको इस बैड डेब्ट में क्या कर देना है, ऐड। फिर इसके बाद में हमको क्या ऐड करना है, न्यू आरडीडी। फिलहाल प्रॉब्लम में न्यू आरडीडी नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, डैश। डैश करने के बाद में हम इन तीनों का अगर टोटल करते हैं तो टोटल कितना आएगा, 1900। देखो स्टूडेंट, इसलिए हमने ये तीनों ऐड होते इसलिए एक लाइन छोड़ दिया था, और इसमें से हम लेस करते ओल्ड आरडीडी। फिलहाल इस वाले प्रॉब्लम में ओल्ड आरडीडी भी आपको कहीं पे दिया नहीं है, तो लेस करने के लिए हमको इसके अंदर कुछ नहीं है, इसलिए हम इसको कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, तो इसको हम क्या दिखाएंगे, यहाँ पे डैश करके दिखाएंगे। सो इसको लेस करने के बाद में भी हमारा अमाउंट कितना रहेगा, 1900। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कौन से कॉलम में लिख दिया मैंने, इसको आउटर कॉलम में 1900। कैसे आया 1900, फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ फॉर्मेट।
बैड डेब्ट्स, ये बैड डेब्ट्स कहाँ पे रहता है? ट्रायल बैलेंस, इसको हम ओल्ड बैड डेब्ट्स कहते हैं, जो हमेशा ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है और इसका एक ही इफेक्ट होता है, जो कितना है 400। इसमें ऐड करते हैं न्यू बैड डेब्ट्स जो एडजस्टमेंट में दिया रहता है, तो इस वाले प्रॉब्लम में एडजस्टमेंट में दिया था 1500, जिसको हमने यहाँ पे डेटर में से क्या किया था लेस। देन आता है न्यू आरडीडी, न्यू आरडीडी भी हमेशा एडजस्टमेंट में रहता है, लेकिन इस वाले प्रॉब्लम में न्यू आरडीडी नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमने क्या कर दिया डैश। फिर इन तीनों का टोटल कितना आ गया? तो 1900, और इस 1900 में से क्या लेस करना होता है? ओल्ड आरडीडी, लेकिन प्रॉब्लम में ओल्ड आरडीडी भी नहीं दिया है, तो ये डैश लिख दिया और वैसे के वैसे पूरा अमाउंट कहाँ पे आ गया? तो आउटर कॉलम में। आई होप आपको समझ में आ रहेगा। देन द नेक्स्ट वन है प्रीपेड रेंट। प्रीपेड मतलब अगेन आपने पहले ही पे कर दिया है, तो जब भी आप एडवांस में कुछ एक्सपेंसेस पे कर देते हो तो नेक्स्ट ईयर का होता है और आपके लिए क्या होता है? एसेट। तो प्रीपेड रेंट कहाँ पे लिखेंगे? एसेट साइड में। सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वो लिख दिया है, इसका सिलेक्शन निकाल दूं मैं। देन द नेक्स्ट वन टर्म आपको दिया हुआ है सैलरीज, कितना है 10,500, और सैलरीज के ऊपर आपको क्या दिया गया है? एडजस्टमेंट। क्या एडजस्टमेंट? नंबर 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेयर वेजेस 1400, वेजेस का तो हो गया, लेकिन सैलरीज ₹800, तो सैलरी भी 800 आउटस्टैंडिंग है। तो आपको पता है आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है देने का बाकी है, तो मैंने यहाँ पे सैलरी लिख दिया है, जो दिया था आपको कितना 10,500। कौन से कॉलम में लिखा है मैंने? वो इनर कॉलम में। नेक्स्ट वन, उसके बाद में हम क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी, उसके अंदर क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। इस आउटस्टैंडिंग सैलरी को हमने क्यों ऐड किया? क्योंकि ऐसा खर्चा है जो देने का बाकी है, इसलिए हम अपने खर्चे में उसको ऐड कर देंगे। और फिलहाल ये देने का बाकी है, इसलिए हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी। तो यहाँ पे मैंने आउटस्टैंडिंग सैलरी पहले ही लिख दिया है लायबिलिटी साइड में। ओके, देन नेक्स्ट वन आगे बढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट्स, हमारे ट्रायल बैलेंस की सारी पोस्टिंग कंप्लीट हो गई। अभी हम एडजस्टमेंट देखेंगे। नो डाउट कुछ एडजस्टमेंट के इफेक्ट हो गए, लेकिन फिर से एक बार हम एडजस्टमेंट देख लेंगे ताकि हमको समझ में आ जाएगा किसी एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट तो नहीं रह गया। तो इस तरीके से अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आपका एडजस्टमेंट 2 बार चेक हो जाता है। एक, जिस आइटम के ऊपर एडजस्टमेंट दिया था वहीं पे हमने उसको रिकॉर्ड किया, और जब हमारा पूरा ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग हो गया तो फिर से हम एक बार क्रॉस चेक कर रहे हैं। देन पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। देखो क्लोजिंग स्टॉक का कहीं पे रिलेशन नहीं होता है, इसका डायरेक्टली 2 इफेक्ट होता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और दूसरा एसेट साइड में। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में देखो बाय क्लोजिंग स्टॉक 31,000, और यहाँ पे भी एसेट में मैंने लिख दिया है क्लोजिंग स्टॉक 31,000। सो ये एडजस्टमेंट हो गया, दोनों इफेक्ट आ गए। नेक्स्ट वन आगे बढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस 1400 और सैलरीज 800। तो देख लेते हैं दोनों का दिया हुआ है क्या। तो वेजेस, हाँ हमने वेजेस में ऐड किया है 1400, और सेकंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग वेजेस का लायबिलिटी में। सेम सैलरी जस्ट अभी हमने किया ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी 800, और उसका इफेक्ट भी दे दिया यहाँ पे। नेक्स्ट वन एडजस्टमेंट नंबर 3 डेप्रिसिएशन। हमने डेप्रिसिएशन भी क्या कर दिया? मशीनरी में से लेस, और उसका सेकंड इफेक्ट देखो यहाँ पे दे दिया हमने। नेक्स्ट वन है इंश्योरेंस पेड इन एडवांस 500। तो इंश्योरेंस में से भी इंश्योरेंस यहाँ पे लेस किया, और 500 का ये देखो स्टूडेंट यहाँ पे सेकंड इफेक्ट है। देन आगे बढ़ते हैं। फर्दर बैड डेब्ट्स 1500, पूरा फॉर्मेट मैंने अभी आपको समझाया। बैड डेब्ट्स हमने यहाँ पे डेटर में से लेस किया था, और यहाँ पे पुराने वाले बैड डेब्ट्स में इसको क्या कर दिया? ऐड कर दिया। एंड द लास्ट वन एडजस्टमेंट था कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड 1200, ये भी हो गया। हमने इसको कमीशन के अंदर ऐड किया और इतना हमको मिलने का बाकी है, तो यहाँ पे हमने सेकंड इफेक्ट दे दिया। सो हमने सारी पोस्टिंग्स अभी कंप्लीट कर ली है, तो अभी हम क्या करेंगे? टोटल करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे, और ट्रेडिंग अकाउंट का कितना टोटल आ रहा है
सो ये दोनों ही आइटम है और इन दोनों का टोटल हमको मिल रहा है 1,16,000। सो मैं जस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ 1,16,000। नेक्स्ट, इस साइड का अगर मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूं टोटल, तो इस साइड का टोटल आ रहा है 79,200। देखो स्टूडेंट, कितना टोटल आ रहा है 79,200। तो हमको क्या करना है, मैंने आपको बताया था कभी भी टोटल पेंसिल से करना है। तो ये 79,200 में यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इस साइड का है 1,16,000 और इस साइड का है 79,200। तो क्या करना है, मैंने बताया था जिस साइड का टोटल ज्यादा है वो दोनों साइड लिख देना है। तो कौन सा ज्यादा है, ये 1,16,000। तो सेम टोटल हम इधर लिख देंगे 1,16,000। फिर उसके बाद में जो एक कम वाला टोटल है इसको क्या करना है, इसमें से माइनस कर देना है। सो यहाँ पे मैं इसको माइनस कर रहा हूं। सो हमको आंसर मिला 36,800 और इस 36,800 को हम नाम दे देंगे ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि हमको कहाँ पे मिला, डेबिट साइड में। फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ स्टूडेंट में कि हमने क्या किया, दोनों साइड का टोटल किया पेंसिल से। तो इस साइड का आया 1,16,000 और इस साइड का आया 79,200। फिर हमको क्या करना है, जिस साइड का ज्यादा है वो दोनों साइड लिख देना है सिमिलर लाइन में, और उसमें से जो कम वाला है वो माइनस कर देना है। तो माइनस करने के बाद में जो डिफरेंस आया है इसको हम क्या बोलेंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट। सो अगर ये डेबिट में मिला है तो इसका नाम है ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर ये क्रेडिट में मिलता तो क्या नाम हो जाता है इसका, ग्रॉस लॉस। इसी ग्रॉस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिख देंगे, क्या नाम से, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड। और जितना हमको उधर मिला था सेम आउटर कॉलम में हम लिख देते हैं 36,800। ये जो 79,200 है इसका हमको सिर्फ टोटल के लिए यूज हुआ है स्टूडेंट, बाकी इसका कोई यूज नहीं है। देन हम प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस का भी देखो सेम रूल, अभी हमको ये यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस था तो प्रॉफिट एंड लॉस का टोटल हमको देख लेना है। सो कितना है प्रॉफिट एंड लॉस का टोटल, 36,800 प्लस 3,000 कर देंगे तो आएगा 39,800। इस साइड का अगर मैं टोटल देख लूं तो हमको इस साइड का टोटल मिलने वाला है 26,170। तो 26,170 यहाँ पे लिख देता हूं मैं 26,170। तो मतलब अगेन यही साइड का ज्यादा है तो सेम टोटल इधर लिख देता हूँ 39,800, और इसमें से कम वाला टोटल हम क्या कर देंगे, माइनस। सो हमको जो आंसर मिलेगा उसको क्या नाम देंगे, टू नेट प्रॉफिट। क्या नाम दे देंगे इसको, नेट प्रॉफिट। तो हमको नेट प्रॉफिट कितना मिला, 13,630। सो स्टूडेंट, हमने क्या किया, दोनों साइड का टोटल किया। तो इस साइड का टोटल हमको ज्यादा मिला जिसका टोटल है 39,800। इस 39,800 को मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं। तो इस 39,800 का सेम टोटल में इस साइड का भी जब क्रॉस चेक कर रहा हूं तो इस साइड का टोटल स्टूडेंट मुझे मिल रहा है 26,170। सो इस 26,170 को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और इसको मैं पेंसिल से कर रहा हूं तो एज अ रफ मार्क कर दिया मैंने, रेड मार्क। देन इस 39,800 दोनों साइड में आपको लिख देना है, क्योंकि ये साइड का टोटल ज्यादा है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। और उसमें से ये डेबिट का टोटल 26,170 क्या कर दिया, माइनस। तो जो हमको ये बैलेंस मिला इसको हम नाम दे देंगे क्या, ग्रॉस प्रॉफिट।
सॉरी नेट प्रॉफिट। तो ये जो नेट प्रॉफिट है जो हमको मिला 13,630, ये नेट प्रॉफिट हमको लेके जाना है कहाँ पे, तो लायबिलिटी में, जिसमें हम किस में ऐड करेंगे, ये कैपिटल में। लेकिन यहाँ पे देखो स्टूडेंट क्या है, कैपिटल अजय का दिया हुआ है और विजय का दिया हुआ है। तो ये जो नेट प्रॉफिट आया है हमारा, वो क्या करेंगे, हम इन दोनों के बीच में बांट देंगे। और इन दोनों के बीच में कैसे बांटेंगे, तो इसके लिए हमको अगेन एक बार क्वेश्चन देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में अगर आपको पार्टनर्स को कैसे बांटना है ये दिया है, तो आपको उस रेशो के हिसाब से बांटना है। अगर नहीं दिया है तो फिर मैंने आपको बताया था, अगर पार्टनर्स प्रॉफिट और लॉस कैसे शेयर करेंगे प्रॉब्लम में नहीं दिया है, तो रेशो क्या होता है, इक्वल। तो जो भी प्रॉफिट होता है उसके इक्वल हिस्से किए जाते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है कि उनका प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशो क्या रहेगा। तो जब प्रॉब्लम में प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशो नहीं दिया रहता है, तो दोनों पार्टनर के बीच में जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा वो इक्वली बांटा जाएगा। ऐसा क्यों, तो ये पार्टनरशिप का रूल है, जिसमें हमने पढ़ा था पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन। तो जो एग्रीमेंट होता है उस एग्रीमेंट के अंदर लिखा रहता है कि किस पार्टनर का कितना रेशो रहेगा। इफ द पार्टनरशिप डीड यानी कि पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है वो अगर साइलेंट है, तो दोनों के बीच में कैसा बांटा जाएगा, इक्वल बांटा जाएगा। सो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे क्या, नेट प्रॉफिट, और ये नेट प्रॉफिट कितना आएगा, सेम हम विजय को भी दे देते हैं, ऐड नेट प्रॉफिट। सो ये नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा यहाँ पे, सो यहाँ पे हमको अमाउंट आया था नेट प्रॉफिट का 13,630। तो इस 13,630 के हमको दो पार्ट करने हैं। तो यहाँ पे जस्ट मैं रफ में कर लेता हूँ, 13,630 डिवाइड बाय 2, सो आएगा 6,815। तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ 6,815 और इसको भी सेम 6,815। इसको ऐड करने के बाद में हमको आउटर कॉलम में टोटल मिल जाएगा 66,815 और इसका टोटल आ जाएगा हमारा 41,815। आई होप आपको ये रफ में मैंने सिर्फ बाइफर्गेशन के लिए किया था, आपको समझ में आया रहेगा। रूल बहुत सिंपल है, जितना भी नेट प्रॉफिट आता है वो दोनों पार्टनर्स के बीच में आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो अगर प्रॉब्लम में रेशो दिया है तो रेशो के हिसाब से, अगर रेशो नहीं दिया है इसका मतलब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। और जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है तो दोनों पार्टनर्स के बीच में कैसे बढ़ता है, इक्वल। तो अगर मैं बोलूं 11th स्टैंडर्ड के कंपेयर में यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, तो जस्ट यहाँ से आगे एक माइनर चेंज हुआ है कि आप नेट प्रॉफिट पूरा का पूरा कैपिटल में ऐड कर देते थे, लेकिन वहां पे एक ही पर्सन होता था इसलिए डायरेक्टली आप कैपिटल में ऐड करते थे। लेकिन यहाँ पे पार्टनर्स होने की वजह से जो नेट प्रॉफिट आएगा उसके हिस्से होंगे और वो हिस्से इनके कैपिटल के अंदर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। सो फाइनली हम बैलेंस शीट का टोटल करते हैं। सो बैलेंस शीट का हमारा टोटल कितना आता है, हम देखते हैं कि टैली हो रहा है हमारा सम। सो ये टोटल आ रहा है 1,41,830। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1,41,830। सिमिलरली इसी साइड का भी टोटल कर लेता हूँ। और इस साइड का भी स्टूडेंट टोटल आ रहा है 1,41,830। सो यहाँ पे हमारा बैलेंस शीट क्या हो गया, टैली हो गया इसका।
So our balance sheet get tallied at rupees 1,41,830. I hope आपको समझ में आ गया रहेगा ये क्वेश्चन। हम बुक से इसका आंसर एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन था और इसी क्वेश्चन के नीचे हमारा ये प्रॉब्लम था, जहाँ पे ये देखो यहाँ पे आंसर आ गया हमारा 1,41,830। सो ये सॉल्यूशन में आपको दिखा रहा हूँ स्लाइड के ऊपर। सबसे ऊपर जो हमारा है यहाँ पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया 36,800, सेम हमने इधर लिखा। देन टोटल आ गया 39,800। इसमें से हमने डेबिट का टोटल माइनस किया तो हमको नेट प्रॉफिट मिला 13,630, 13,630। ये 13,630 के हमने दो हिस्से कर दिए, जिसको नाम दिया नेट प्रॉफिट 6,815 और 6,815। ये 6,815 हमने अजय के कैपिटल में ऐड किया और विजय के कैपिटल में ऐड किया, और इनका अमाउंट इधर लिखने के बाद में हमने बैलेंस शीट का टोटल किया तो हमारा टोटल कितना आया 1,41,830। कुछ वर्किंग नोट में आपको दिखाया है कि डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया और प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, जो ऑलरेडी मैंने आपको प्रॉब्लम को डिक्टेट करते टाइम बताया था। आई होप आपको ये प्रॉब्लम नंबर 1 अच्छे से समझ में आया रहेगा। आपको स्टार्टिंग से प्रॉब्लम देखना है, क्या क्या स्टेप हमने किए वो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले पूरे प्रॉब्लम को रीड करना है। प्रॉब्लम को रीड करने के बाद में आपको उसको टिक करना है, टिक पेंसिल से करना है कि किसका पोस्टिंग कहाँ पे होगा। एडजस्टमेंट का नंबर मार्क करना है, देन फॉर्मेट ड्रॉ करना है और पोस्टिंग स्टार्ट करना है। जैसे जैसे पोस्टिंग करते जाएंगे, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट आएगा पैरेलली एडजस्टमेंट सॉल्व करते जाना है। एट द एंड फिर से एक बार क्रॉस चेक कर लेना है कि सारे एडजस्टमेंट के इफेक्ट दिए हैं, दोनों इफेक्ट दे दिए हैं जहां पे वो रिकॉर्ड होने चाहिए थे, और फिर फाइनली ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और बैलेंस शीट का टोटल करना है। ग्रॉस प्रॉफिट की जगह पे आपको कभी कभी ग्रॉस लॉस भी मिल सकता है, नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस भी मिल सकता है, और बैलेंस शीट में आपका एट द एंड जो भी अमाउंट आएगा फाइनली आपका बैलेंस शीट क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए। तो इसके बाद में मैं आपको स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो आपको होमवर्क दे रहा हूं। आपको प्रैक्टिस के तौर पे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है, और अगर इसमें कुछ भी आपको डाउट रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो। आपके स्क्रीन के ऊपर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 ओपन किया है संजय एंड सुधीर का, जहां पे देखो यहाँ पे बोला है दे आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो देखो यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, मींस यहाँ पे जो भी आपका नेट प्रॉफिट आएगा उसके कितने हिस्से होंगे, 5 हिस्से होंगे। 3 हिस्से जाएंगे संजय को और 2 हिस्से जाएंगे सुधीर को। तो जो भी नेट प्रॉफिट आएगा उसको 5 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है 3 से और मल्टीप्लाई करना है 2 से। आपको जितना एक क्वेश्चन के अंदर आता है आपको फॉर्मेट ड्रॉ करना है, मैक्सिमम पोस्टिंग करनी है, जो नहीं आता है उसको पेंडिंग रखना है। अगले वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। सो आपको आपका आंसर वहां से क्रॉस चेक करना है, और आपने कहाँ पे मिस्टेक की रहेगी तो वहां पे आपको करेक्शन करना है। आई होप आपको इंस्ट्रक्शन समझ में आया रहेगा। सो थैंक यू and have a nice day.